रियासत महाराष्ट्र में कोरोना मुतासरीन की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर वजीर आला उद्धव ठाकरे ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि सभी लोग कोरोना गाइडलाइन पर अमल करें वरना मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर मास्क नहीं पहना तो लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूरत हाल का आइंदा 8 दिनों तक जायजा लिया जाएगा, इसके बाद लॉकडाउन लगाया जा सकता है। रियासत में हर तरह की समाजी तकारीब पर पाबंदी लगा दी गई है। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ चुके हैं। आज जो कुछ मामला तो वजीर आला बहुत सख्त हुए हैं, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। आज का ही मामला देखें, काफी तादाद में कोरोना के मामले सामने आए हैं। एक तरह से महाराष्ट्र की सरकार नहीं चाहती कि पुराने दौर में पहुंच जाए महाराष्ट्र, जिस तरह से हालात बिगड़े थे कोरोना में। क्या कुछ सख्त वार्निंग दी है कि क्या क्या पाबंदियां लगाई गई है? वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने वार्निंग दी है पूरी रियासत में कि जिस तरह से लापरवाही की जा रही है, जिसके पेश नज़र कोरोना के मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर आपने कोरोना गाइडलाइंस की पाबंदी नहीं की तो हालात मुश्किल में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं पहना तो लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और साथ ही रियासत में हर तरह की समाजी तकारीब पर पाबंदी लगा दी गई है। तो महाराष्ट्र में कोरोना मुतासरीन की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने सख्त वार्निंग दी। हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़ चुके। वसीम, सख्त वार्निंग दी गई है, महाराष्ट्र में अब मास्क नहीं पहनेंगे तो हालात बिगड़ेंगे और लॉकडाउन लगाने की बात कर दी गई है। क्या वार्निंग दी गई, क्या कुछ हुआ है आज? देखिए, जिस तरह से आज सीएम उद्धव ठाकरे लोगों के सामने रूबरू हुए, महाराष्ट्र की जनता के सामने रूबरू हुए, पिछले 4 से 5 दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना के जो मरीज हैं वो जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उसे लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी सख्त नजर आ रही है और लॉकडाउन 2 ना हो, एक बार फिर जो कोविड की जो लहर है वो महाराष्ट्र में ना, इसे लेकर काफी उपाय योजना करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कोरोना के जो मरीजों की जो संख्या है बढ़ी, अगर आज हम आज की बात करते हैं तो लगभग 7,000 के करीब महाराष्ट्र में कोरोना के पीड़ित मरीज पाए गए हैं। ये जो आंकड़ा था पिछले एक सप्ताह पहले वो काफी कम था, यही आंकड़ा 200-300 के करीब था। लेकिन अचानक इस तरह की वृद्धि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लिए चिंताजनक हो चुकी है और आज उद्धव ठाकरे इसी का संदेश देने लोगों के सामने आया था। उन्होंने साफ सवाल किया कि आपको दोबारा लॉकडाउन महाराष्ट्र में चाहिए या नहीं चाहिए, आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार की गाइडलाइंस है उसे अनदेखी की जा रही है। लोग सड़कों में बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में सैनिटाइजर नहीं है, कोई हाथ नहीं धो रहा है, लोगों के भीड़ को लेकर किसी तरह का डर नहीं, एक अफवाह जो फैल रही है उसे खत्म करने की कोशिश यहाँ पे की गई। पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो संकेत साफ तौर पर दे रहे हैं और खुद उद्धव ठाकरे ने कहा कि आने वाले 8 दिन काफी निर्णायक है। इन 8 दिनों में जो उचित परिस्थिति है उसका जायजा लिया जाएगा, इसके बाद ही आगे डिसाइड किया जाएगा कि सरकार की क्या रणनीति होगी। लेकिन हमने देखा है कि अमरावती में सोमवार से 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे लगातार सभी जिला अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, सभी वहां के पालक मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, तो स्थानीय प्रशासन को उन्होंने इस तरह के आदेश जरूर दिए हैं कि सिचुएशन के आधार पर वो अपने अपने इलाकों में बाकायदा इस संचारबंदी को लेकर, लॉकडाउन को लेकर निर्णय ले सकते हैं। अब हम मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में देखा गया है पिछले कुछ दिनों में 292 करीब मरीज हुआ करते थे, लेकिन अभी आंकड़ा बढ़ता हुआ 800 के करीब पहुंच चुका है। बीएमसी भी काफी अलर्ट नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं जो सार्वजनिक स्थलों की, तो वहां पे काफी अलर्टनेस नजर आ रहा है। जो मार्शल्स बीएमसी ने बनाए हैं वो लगातार सार्वजनिक जगहों पे उन लोगों पर फाइन मार रहे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। शादी का स्थल हो या फिर डिस्को, होटल, पब हो, इन सभी जगहों पे बीएमसी की पूरी तरीके से नजर बनी हुई है और लगातार बीएमसी के जो कर्मचारी है किसी भी तरह की कोई कमियां नहीं रख रहे हैं। और खुद महापौर 2-3 दिन पहले हमने देखा था ट्रेन में घूमते हुए, सड़कों पर घूमते हुए लोगों के बीच में एक
जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज का दिन काफी निर्णायक इसलिए है कि उद्धव ठाकरे खुद स्वयं आते हैं और लोगों से ये अपील करते हैं कि आपको लॉकडाउन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको लॉकडाउन नहीं चाहिए तो 8 दिन ऐसे होंगे जिसमें आपको नियमों का पालन करना होगा, और खुद एक नई मुहिम मैं जवाबदार इसे लेकर उन्होंने शुरुआत की है कि आपकी खुद की जिम्मेदारी है किस तरह से बचना है। 8 दिनों में कई संकेत दिए हैं। कल शाम 5 बजे के बाद महाराष्ट्र के कई इलाकों में लॉकडाउन देखने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि स्थानिक प्रशासन अपने तरीके से उन इलाकों का जो निर्णय ले सकते हैं। जी वसीम, जिन इलाकों में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जैसे अमरावती में तो 36 घंटे का जो है लॉकडाउन लगाया गया है, ऐसे कौन से इलाके हैं या सरकार ऐसे इलाकों पर पहले एक्शन ले सकती है? देखिए, जिस तरह से अमरावती की जो हालत बिगड़ी है, लगातार जो संख्या बढ़ रही है, वहां पे लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। इसी तरह से हमने देखा अकोला में, इसी तरह नागपुर का जो इलाका है वहां मुंबई है, थाना है, पूना है, इन सभी इलाकों में आज जिस तरह से पूना में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने चर्चा की वहां के अधिकारियों के साथ। वहां के स्कूल और कॉलेज 28 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। जो स्थानिक जो जरूरत की चीजें हैं, अत्यावश्यक सेवाएं हैं, उसे सिर्फ शुरू रखा जाएगा रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का। कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर दिए। तो पूना के भी नंबर्स बढ़ रहे हैं और नागपुर में भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, अमरावती हो, अकोला हो, इन सब इलाकों की जो संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसे देखते हुए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया कि ये महज जो बीमारी है ये आम लोगों तक नहीं, किसी को भी पकड़ सकती है अगर वो अपने डिस्टेंस नहीं बनाते हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि महाराष्ट्र के 4 मंत्री इससे पीड़ित हो गए, इसमें खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी है। तो ऐसे वक्त में इसकी गंभीरता साफ तौर पर दिखाई दी। और मुंबई में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1300 से ज्यादा जो इमारत है वो सील कर दी गई है, जो कि बीएमसी ने ये रूल रखा था कि एक बिल्डिंग में 5 से ज्यादा मरीज पाए जाते हैं तो बिल्डिंग इमारत सील की जाएगी। 1300 से ज्यादा इमारतें सील करना का एक बड़ी गंभीरता साफ तौर पर दिखाई देता। जो थाने का इलाका है उन इलाकों में भी इसी तरह की जो समस्या है साफ तौर पे दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस पूरी बातचीत के लिए। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने जो बात की है कि आपकी खुद की जवाबदेही, आप खुद इसके लिए जवाबदेह होंगे, आपको खुद कोरोना को रोकना होगा। तो सख्त वार्निंग महाराष्ट्र रियासत के तमाम लोगों को दी गई और जहां से खासकर ये मामले आ रहे हैं वहां पर सख्ती बरतने की भी बात की गई है। अगर महाराष्ट्र के लोग कोरोना को रोकना चाहते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और जो गाइडलाइंस हैं उसको जो है पेश नजर रखते हुए काम करें, वरना एक हफ्ते के अंदर यह जायजा लिया जाएगा कि लॉकडाउन लगाया जाए कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अमरावती जिले में आए दिन कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जिले में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी है। कोरोना की इस जंजीर को तोड़ने के लिए इंतजामिया ने कड़े इकदाम उठाए हैं। जिले में शनिचर शाम से पीर की सुबह तक 36 घंटों का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका असर जिला भर में देखने को मिला। अमरावती शहर के अहम बाजार, चौक चौराहों पर सन्नाटा छाया रहा। जिले में लगाए गए लॉकडाउन का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे कमर काजी ने। शनिवारी रात्री 8 वाजतापासून रविवारी पूर्ण दिवस सोमवारी 7 वाजेपर्यंत लॉकडाऊन जिल्ह्यामध्ये राहणार आहे। जिले में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी है, जिसके बाद शहर में दहशत का माहौल है। आए दिन कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अमरावती जिले में 598 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। वहीं अगर बात शनिचर की जाए तो शनिचर के दिन अमरावती जिले में 727 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद इंतजामिया ने कड़े इकदाम उठाते हुए शहर में एक बार फिर 2 दिनों का लॉकडाउन करने का ऐलान किया। और यह लॉकडाउन जो है शनिचर की शाम से शुरू हुआ और पीर के दिन सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। आप देख सकते हैं कि अमरावती शहर के चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस तैनात है और हर आने जाने वाले से पूछा जा रहा है कि आखिर वो किस जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकले हैं। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, न्यूज़ 18 अमरावती। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान दिल्ली और अनवारुल उलूम सोसाइटी के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुश्तबा हुसैन और उनका फ़न के उन्वान से मुनक़दा कौमी सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ दानिशवरों ने शिरकत की और मुश्तबा हुसैन की फ़िक्र फ़न पर तफसील से रोशनी डाली। सेमिनार में कौमी काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि मुमताज़ अदीब प्रोफेसर ज़िल्लुर रहमान ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। उलूम स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा है। कलीम अख्तर साहब करवा रहे हैं ये प्रोग्राम। तो मुझे बेहद खुशी है कि कौमी काउंसिल के इश्तराक से ये प्रोग्राम हो रहा है और मुश्तबा हुसैन साहब भी वो 20वीं सदी के सफ़े अव्वल के तंज़ मिज़ाह निगार हैं और उनका नाम लिए बगैर मिज़ाह निगारी
का काम जो है वो पूरा नहीं होता है। अदब में मज़ाह नगार की जब जिक्र आएगा तो मुज्तबा हुसैन का नाम ज़रूर लिया जाएगा। मुज्तबा साहब जहाँ बहुत बड़े हिंदुस्तान में बल्कि बर्र सग़ीर के मज़ाह नगार थे, तो मेरी खुशकिस्मती है कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और मुज्तबा साहब ने मेरे ऊपर एक मज़मून भी लिखा था जो हमारी ज़बान अंजुमन तरक्की उर्दू के अखबार में शाये हुआ था। जब भी कभी मैं हैदराबाद जाता था तो बड़ी खुशगवार यादें हैं वाबस्ता उनसे, और हमेशा मेरे साथ साए की तरह वो रहते थे। और रियासत अखबार जो वहाँ का बहुत बड़ा अखबार है, वहाँ हमारी उनकी मुलाकात होती थी। एक ज़माने तक वो उस अखबार से वाबस्ता रहे रियासत से, और वहाँ लिखते रहे कालम। मुज्तबा साहब की शोहरत में उस अखबार का भी बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल इब्तदाई ज़िंदगी से वो उससे वाबस्ता थे। मरकजी वजारत तकलीदी उमूर की जानिब से दिल्ली में हुनर हाट का इनकाद किया गया। ये 26वां हुनर हाट दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगाया गया है। इस हुनर हाट का इफ्तिताह राजनाथ सिंह ने किया और इसे अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। इस हुनर हाट की थीम वोकल फॉर लोकल, एक भारत श्रेष्ठ भारत का रखा गया। एक रिपोर्ट। इस हुनर हाट का इफ्तिताह राजनाथ सिंह ने किया और कहा कि इस तरह के हाट से हमारे गांव और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आवाम को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा और हिंदुस्तान की माशी सूरत हाल भी बदलेगी। मैं जानता हूं कि यह विडंबना है इस समय की कि हमारी जो विलेज इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर कि बहुत सारे सामान यहाँ गाँवों में भी बने होंगे, छोटे मोहल्लों में भी बने होंगे, यहाँ पर स्टॉल्स पर वो लगे होंगे, लेकिन जितना प्रोत्साहन उन्हें मिलना चाहिए था इस कला अथवा शिल्प के विकास के लिए उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया है। लेकिन हमारी सरकार ने उस पर अब विशेष तवज्जो दी है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम लोधी रोड में लगाए गए हुनर हाट में इस बार मुल्क की 31 रियासतों के 600 हुनरमंद शामिल हुए हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की अहद की जानिब बढ़ता हुआ कदम बताया। हुनर हाट जो है वो वोकल फॉर लोकल का जो मोदी जी का आह्वान है, सरकार के ये संकल्प है, उसको पूरी पुख्ते तरीके से मजबूती से पूरा कर रहा है। और 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर यहाँ पर आए हुए हैं। हुनर हाट में दस्तकारों की हुनरमंदी देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं और मुल्क का हुनर देखकर काफी खुश होते हैं। हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स अच्छी हैं सब, और परचेजिंग भी कर ही रहे हैं इसीलिए क्योंकि ऐसे आइटम और जगह नहीं मिल पाती है मार्केट में ना। अलग अलग हुनरमंदी के नमूने के साथ साथ मुल्क का जायका भी हुनर हाट का हिस्सा है। तो ये तमाम जायके हैं जो आपको हुनर हाट में देखने को मिलेंगे। अलग अलग रियासतें हैं, अलग अलग हमारे इलाके हैं, वो जो तमाम इलाके हैं उन सबके जो जायके हैं वो हुनर हाट के अंदर हमेशा से मौजूद रहे हैं। लेकिन लखनवी और दिल्ली का जो जायका है वो आपको यहाँ पर खास तौर से आकर देखना चाहिए और उसको महसूस करना चाहिए, क्योंकि जब आएंगे तभी आप उसको महसूस कर सकेंगे। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वबा की वजह से बंद हो चुके अवामी प्रोग्राम अब पटरी पर लौटने लगे हैं। दिल्ली में वजारत तकलीदी उमूर की जानिब से कुल हिंद मुशायरे का इनकाद किया गया। अम्बेडकर भवन में हुए इस मुशायरे में मुल्क के नामवर शोरा ने शिरकत की, जबकि मुशायरा सुनने के लिए साबिक मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद, मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और जितेंद्र सिंह भी पहुंचे। इस मौके पर जहां शोरा ने अपना कलाम सुनाकर दाद हासिल की, वहीं गुलाम नबी आज़ाद ने उर्दू ज़बान और मुशायरे की रिवायत को हिंदुस्तान की तहजीब बताया। वहीं अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस तरह के मुशायरे के इनकाद का अहद किया। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ये हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुसलमान सब। जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन, तेरे गुलशन को नानक ने तकवा दिया। एक हलचल है मची मिस्र के सरदारों
जोश है यूसुफ के खरीदारों में। अय बारगाहे मीर के आजुर्दा खातिरो, गालिब चचा के शेर पढ़ो और खुश रहो। गालिब चचा के शेर पढ़ो। बहुत शुक्रिया। ये दिल तो टूट गया, हम भी टूट जाएं क्या? चराग होने की मिलती है ये सजाएं क्या? चराग होने की मिलती है ये सजाएं क्या? बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या? लगाओ देर ना दिल को साफ करने में, भलाई सबकी है यारों मुआफ करने में। भलाई सबकी है यारों मुआफ करने में। उन्हीं को कत्ल करेगी ये सारी तलवारें। क्या ताज्जुब है, किसी रोज हमें भी डस ले, सांप कुछ हमने भी पाले हैं। खुदा खैर करे, सांप कुछ हमने भी पाले हैं, खुदा खैर करे। और ऐसी तब्दीली तो हमने कभी देखी ना सुनी, अब अंधेरे ना उजाले हैं। मुशायरा दरअसल हमारी तहजीब का हिस्सा है, और ख़ास तौर से उर्दू तहजीब जो हर साल कम होती जा रही है। नए बच्चे अंग्रेज़ी की तरफ ज़्यादा रुजू हो रहे हैं, और उर्दू जो हमारी तहजीब थी, कल्चर था, और ये उर्दू और उर्दू ज़बान और दूसरी ज़बानें, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो या इलाकाई ज़बानें हों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से गुजरात तक, इन्होंने हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती को ऐसे तराशा है जैसे हीरे को तराशा जाता है। आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ ये बहुत ही कामयाब मुशायरा हुआ, जो कि कोविड के 1 साल के पीरियड के बाद पहला मुशायरा हो। जो कोविड के प्रोटोकॉल है वो भी थे, जो लोग भी थे वो बहुत ही उत्साहवर्धक लोगों का वो रहा। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि सब लोग एक सूत्र में पिरोए जाए, एक सूत्र में मिल करके हम इस दिशा में काम करें। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन अयोध्या में लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात की अदायगी करने वाले मसीहा पद्मश्री शरीफ चाचा की तबीयत नासाज है। पिछले 5 महीनों से शरीफ चाचा बीमार हैं। माशी तंगी से दो चार शरीफ चाचा खुद का इलाज भी बेहतर ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। खबरों के मुताबिक 5 रोज कबल पद्मश्री शरीफ चाचा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। शरीफ चाचा की उम्र 85 साल हो गई है। शरीफ चाचा पिछले 30 वर्षों से लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात अदा करने की खिदमत करते आ रहे हैं, और इसीलिए शरीफ चाचा को लोग लावारिस लाशों का मसीहा कहते हैं। इनकी समाजी खिदमात के मद्देनजर ही इन्हें पद्मश्री से नवाजने का साल 2019 में ही ऐलान हुआ है। हालांकि ये अवार्ड उन्हें अब तक मिल नहीं पाया है। शरीफ चाचा पेशे से साइकिल मिस्त्री हैं। उनका अपना घर भी नहीं है। शरीफ चाचा महीनों से बीमार हैं। उनके बेटे किसी तरह उनकी दवाइयों वगैरह का इंतजाम कर पा रहे हैं। हालांकि इनकी बीमारी की खबर जब इंतजामिया को मिली तब डीएम की हिदायत पर एडीएम और जिला अस्पताल की एक टीम शरीफ चाचा के घर पहुंची। ठंडा ठंडक लग गई, पैर में दर्द है बहुत, और सीने में दाहिनी तरफ दर्द हो रहा है बहुत।
आज 5 दिन हुआ है, अभी परमिशन का वारंट नहीं मिला है। खाली हमारे पास खबर आई है आपका परमिशन हुआ बस, और कोई वारंट या कोई नहीं मिला कुछ अभी। इलाज हमारे लड़के कर रहे हैं दोनों, राधे शाम के से दवा आती है, सब पैसा देते हैं। 2 लड़के हैं हमारे, एक तो ये मोटरसाइकिल काम करता है, एक लड़का मोटर चलाता है, वो भी काम करता है। सरकार के ये मांग है कि हमें एक मकान दे दे, कुछ पेंशन बांध दे, जो रोटी चले, बस और कोई मांग नहीं। चाचा शरीफ कहा जाता है, नहीं, चाचा की तबीयत पहले से बेहतर है और कुछ दिन से क्योंकि उम्र दराज है, थोड़ी तकलीफ थी। अभी हमारे जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उन्होंने देखा है, बताया कि हल्का सा पेट में सूजन है, बहुत ही गंभीर विषय नहीं है, फिर भी एक प्रिकॉशन की साइड पे ये हुआ कि सारे जो भी हमारे संबंधित टेस्ट हैं वो करा लिए जाएं। दवाई भी मिल रही है और मेरी स्वयं बात हुई है चाचा शरीफ से, वो ठीक है, परिवार वालों में कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो प्रशासन से मदद है, हमारे नंबर इनके पास है और जब भी न जरूरत होगी हम लोग खड़े हैं। अभी श्री शरीफ साहब का हमने एग्जामिनेशन किया, उनके पेट में सूजन है और एग्जामिनेशन से ऐसा लग रहा है कि लीवर में सूजन है, तो इसलिए हमने कल इनको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया हुआ है और खून की जांच भी हो जाएगी। कुछ दवाइयाँ इनके भी भिजवा दी जा रही हैं। स्थिति इनकी ठीक है, बहुत गंभीर नहीं है ना। अजीम मुजाहिदे आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़रिए रांची में कायम करदा अंजुमन इस्लामिया की मौजूदा कमेटी की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चंद लोगों का इल्ज़ाम है कि रियासत का सबसे अजीम और कदीम अंजुमन इस्लामिया के ज़रिए निगरानी तकरीबन 1 दर्जन झेली इदारे हैं, जिनमें सिर्फ अंजुमन इस्लामिया अस्पताल की तरक्की के ताल्लुक से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मदरसा इस्लामिया, मौलाना आज़ाद कॉलेज, मौलाना आज़ाद हाई स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अंजुमन प्लाजा जैसे इदारों की तरक्की के लिए खातिर ख्वाह कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जबकि अंजुमन के सदर अबरार अहमद ने वक्फ बोर्ड की अदम मौजूदगी को वजह बताते हुए तमाम इदारों की तरक्की के लिए कदम उठाने का दावा किया है। मैं सबसे पहले तो अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल की कमेटी को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि क्रांति के रूप में वहाँ पर जो काम हो रहा है डेवलपमेंट का, आज जिससे आवाम भी वाबस्ता हो रही है, आए दिन देख रहे हैं आवाम के तरफ से भी डोनेशन और हदिया किया जा रहा है। अल्लाह और तरक्की करे और इस कमेटी को और मजबूती से दे। साथ ही साथ मैं अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारियों से हम ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अंजुमन के और भी बहुत सारे शोबे हैं जो दिन पर दिन उसको गिरावट पे है, उस पर कोई डेवलपमेंट देखा नहीं जा रहा। लोग हैं जो हमेशा नाराज़ रहते हैं, कुछ भी कीजिएगा। हम अपनी कमियों को समझ रहे हैं। एवन इन द हॉस्पिटल हमको लगता है कि अभी बहुत काम करना बाकी है। जैसे डॉक्टरों की कमी है हमारे यहाँ, अच्छे स्टाफ हमारे यहाँ नहीं है। दूसरे शोबे की जहाँ तक कि हम लोग बात कर रहे हैं, बड़ी परेशानी हमारे साथ जो हो रही है वो है वक्फ बोर्ड का ना होना यहाँ, या वक्फ बोर्ड जब रहा भी है तो बिल्कुल जो है इफ़ेक्टिव नहीं रहा है। तो अंजुमन इस्लामिया की जो जायदादें हैं वहाँ से जो किराया मिलना चाहिए, एक तो किराया बहुत नाकाफ़ी मिलता है और वो भी बकाया रह जाता है। बुलंद हौसले, बुलंद अज़ाइम और बुलंद ख्वाब के साथ नौजवान तालीम हासिल करें, कामयाबी ज़रूर कदम चूमेगी। बेंगलुरु की असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नजमा फारूक ने यह बात कही। अलमीन कैंपस का दौरा करने के बाद नजमा फारूक ने तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने तलबा की हौसला अफजाई के लिए अलमीन इदारे की जानिब से दी जाने वाली स्कॉलरशिप स्कीम की सताइश की। इस मौके पर एनसीसी, स्पोर्ट्स और दीगर शोबों में कारनामा अंजाम देने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। 0.5 crore rupees have been sanctioned for scholarships annually. That's a huge deal. I wish them a very bright future, and a small advice to students is you have to achieve your goals by yourself. No one can be inspiration to you. You have to get it from within. Motivate yourself to achieve it. आज के जलसे में देखा कि मैडम किस तरह से वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के इस आला ओहदे पर फाइज हुए, और दूसरा जो बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने ये अलमीन इंस्टीट्यूशन कायम करके जो इंसानियत की खिदमत। हमने अपने खास प्रोग्राम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजूस के यंग जीनियस ऋषि से, जिनका IQ 180 है। आइए दिखाते हैं हमारे प्रोग्राम में आने के बाद उनका तजुर्बा कैसा रहा। Genius, young genius.
बायजूस यंग जीनियस में हम मिले एक ऐसे करिश्माई बच्चे से जिनका IQ 180 से ऊपर है, वो अभी सिर्फ 6 साल की उम्र में। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस का मंच कैसा लगा। ऋषि शिव प्रसन्ना हमारे साथ हैं। ऋषि, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? Very, very fine. Did you enjoy coming on Byju's Young Genius? I enjoyed meeting with you. You enjoyed meeting with me? Yes. What are you busy doing these days? I was working on a periodic table videos. Okay, tell me, what did you like the most? I like being on the stage. What did you enjoy most in the conversation? I enjoyed the part when we tried out the IQ test app. Ah, correct. Rishi, I wish you all the very, very best. Thank you. Genius, young genius. खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।